हाँ ग्राफ देंगे। एक्चुअली लैब में फाइंड आउट किया जाता है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस। हम लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। और सो उसका प्रोसीजर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट किया जाता है और फिर ग्राफ की हेल्प से उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ। ग्राफ नंबर 1, let's say if I am taking graph, हाँ मिरर फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f इज इक्वल टू दैट इज 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u। सो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग लेफ्ट की तरफ लेंगे, दैट इज हाँ दैट इज 1 अपॉन v इज इक्वल टू हाँ माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन f। ठीक है ना बॉयज एंड गर्ल्स, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये हम इस तरह से लिख देंगे ना, दैट इज अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू माइनस दैट इज mx प्लस c। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन बॉयज एंड गर्ल्स? स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो ये तुम्हारा y हो जाएगा, ये तुम्हारा x हो जाएगा, स्लोप तुम्हारा 1 हो जाएगा, दैट इज 1, स्लोप इज 1, और ये तुम्हारा f हो जाएगा 1 अपॉन f, दैट इज इंटरसेप्ट। तो हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अगर हम ग्राफ प्लॉट करना हो, जस्ट हियर जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, सपोज हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन, हम इधर लेते हैं x की जगह लेते हैं 1 बाय u और y की जगह लेते हैं 1 बाय v। ठीक है ना बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, तो स्लोप कितना आ रहा है ग्राफ में, स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू -1, मतलब 45 डिग्री बनेगा, और -1 मतलब स्लोप इज नेगेटिव, और इंटरसेप्ट जो है वो 1 अपॉन f जा रहा है, इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता है, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट हो जाता है, और ये जो होता है ना, दिस इज, ये होता है 1 अपॉन f, दैट इज y इंटरसेप्ट इज 1 अपॉन f। इधर भी तुम्हारा जो y टेन, क्योंकि tan थीटा बन रहा है 45 डिग्री, तो ये भी 1 अपॉन f आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो ये 45 डिग्री बनेगा, और स्लोप नेगेटिव बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्लोप इज नेगेटिव, तो ये जो इंटरसेप्ट है, तो स्टूडेंट क्या करता है, न्यूमेरिकल जब लैब में ग्राफ प्लॉट करता है ना, तो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालता है। तो जो इंटरसेप्ट होता है दैट इज 1 अपॉन f, तो इंटरसेप्ट इज 1 अपॉन f। ओके, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बात समझ में आया? Yes. हाँ, अच्छा एक और ग्राफ बता देते हैं, अगर सपोज कर लो 1 अपॉन v 1 अपॉन u नहीं करो, अगर मैं v और u के बिटवीन करूं देन तब क्या होगा, तो सी इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, वेट वन मोर ग्राफ, उसके बाद कॉपी कर लेना। अगेन 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो मिरर की फोकल, कोई अगर मिरर है सपोज कर लो, उसका फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होगा ना, फॉर एनी पर्टिकुलर मिरर फोकल लेंथ इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि y प्लस x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मींस
अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, यही मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ। तो इफ इसका मतलब हुआ जैसे इट मींस if u increases, if u increases, v decreases and vice versa। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो फिर से हम अगर उसको प्लॉट करते हैं, जस्ट बेटा एक सेकंड, जस्ट मिनट। हेलो, हाँ। सो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको v लेते हैं और इसको u लेते हैं, तो क्या होगा। अब अगर u बढ़ेगा तो v कम होगा, घटेगा। तो ग्राफ ऐसे आता है, देखो ध्यान से। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो ग्राफ, एक मिनट को मैं ग्राफ आपको बताता हूँ कैसे आता है। वेट एक सेकंड, इसको दोनों इक्वल भी होंगे ना, हाँ ठीक है। तो ग्राफ इस तरीके से आता है, लाइक दिस। तो ध्यान से सुनो, लैब में क्या करते हैं ना आप लोग, 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर होता है ना, तो जैसे ग्राफ का फर्स्ट ब्लॉक है, ये ब्लॉक है ग्राफ का, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये यहाँ पे कट करता है, ये पॉइंट जो होता है ना, दैट इज 2f कॉमा 2f। ठीक है, ये 2f का लाइन होता है। ठीक है, तो ये मतलब ये डिस्टेंस कहने का मतलब 2f होता है, और ये डिस्टेंस भी 2f होता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, वो 2f। इज इट क्लियर। तो हम यहाँ पे जब कट करते हैं, हम लोग 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे कट करता है वो 2f ले लेते हैं। तो 2f मिल जाएगा तो f भी मिल जाएगा ना, फिर उसको आधा कर देंगे हम लोग। इज इट क्लियर। आप कहेंगे ऐसा क्यों, ये पॉइंट f आता है बेटा, ये जो पॉइंट है, तो ठीक से कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूँ। हाँ, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये 2f होता है, और ये वाला डिस्टेंस जो होता है वो f होता है। ये वाला डिस्टेंस f होता है और ये वाला डिस्टेंस 2f होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ना, एक मिनट रुको, एक, ये f है और ये 2f, नोट्स अब ठीक लगता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप देखो ना, अगर तुम कैलकुलेशन में u की वैल्यू f रखोगे तो v तुम्हारा 2f हो जाता है ना, सॉरी
एफ रखोगे तो तुम्हारा v जो है क्या हो जाएगा, एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, इनफाइनाइट चला जाता है, तो वो इन्फिनिटी चला जाता है इधर, लाइक दिस वे। और अगर v की वैल्यू f रखोगे तो फिर u इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ग्राफ इधर आ जाता है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? गॉट इट? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं तो आता है। ठीक है, तो कॉपी डाउन बोथ द ग्राफ्स, इतना उसको करने की जरूरत नहीं है। कॉपी डाउन दिस वन बोथ द ग्राफ्स। डन सर। इसमें देखो कैलकुलेशन करोगे बेटा आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अगर तुम u की वैल्यू 2f रखोगे ना तो v की वैल्यू भी तुम्हारा 2f आ जाता है। आर यू गेटिंग? u की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो v की वैल्यू मतलब f आ जाएगा, तो इस तरह से वो आ जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, अगर v की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो u की वैल्यू f आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेन आपको कॉपी करना। डन सर। ओके, नाउ अब हम लोग जरा प्लेन मिरर वगैरह हो गया हमारा, थोड़ा स्फेरिकल मिरर वगैरह हो गया। नाउ आई एम स्विचिंग टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आपने पढ़ रखा है लोअर स्टैंडर्ड में, 10th तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा इंट्रो करके आगे बढ़ते हैं। तो 2 मिनट ऊपर होल्ड कीजिए। ओके, सर वो सेकंड वाले एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, वो ग्राफ को। बेटा ग्राफ ऐसे एक्सप्लेन करिए, तुम्हारे पास फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, तुम कोई वैल्यू रख के चेक करो। अगर तुम u की वैल्यू 2f रखोगे तो v भी तुम्हारा 2f आएगा। अब कर लो वैल्यू चेक कर लो उसमें। अगर u की वैल्यू f रखोगे तो v की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगा। आप यू कैन चेक इट ना। अगर v की वैल्यू f रखोगे तो u की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही 2 ही 3 पॉइंट्स तो हैं। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से, यूजिंग दिस फॉर्म, तो हाँ आप सर। 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं। 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पे वो ग्राफ को कट करता है, बस वो कोऑर्डिनेट 2 को f, 2f का होता है। ओके सर। ओके, ध्यान रखना।
अच्छा, तो कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. ओके, Yes. कम टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको मालूम है, स्नेल्स लॉ ये सब मालूम है, थोड़ा सा बड़ा बता के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल लेकिन आते हैं, ध्यान रखना। सपोज कर लो कि दिस वन हियर एंड कोई लाइट ले लेते हैं, सपोज हियर इट इज गोइंग लाइक दिस वे हियर। इसके बाद वो सपोज अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द दैट इज नॉर्मल, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ चला जाता है, जैसे नॉर्मल। ओके, ये जो है ना, ये जो है दिस वन हियर, ये इसका एक्चुअली इसका पाथ इधर था, लेकिन ये अपने पाथ से क्या करता है, डेविएट हो जाता है, वो ऐसे डेविएट, ठीक है। तो लेट्स से इट्स अ टेंसर मीडियम, हियर इट इज रेयर मीडियम। अब वो सब तो आपको मालूम है कि रेयर से डेंसर में जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये होता है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। हाउ मच लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो जाता है, बाकी तो आपको मालूम है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सो डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा बेटा, डायग्राम देख के बताइए। बताइए। I minus R. आई माइनस आर, मॉड लगा देते हैं। आप कहेंगे मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो टुवर्ड द नॉर्मल जा सकता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी जा सकता है ना, नहीं समझे बेटा, ये टुवर्ड द नॉर्मल जा रहा है तो आई माइनस आर आ जा रहा है, लेकिन अगर सपोज कर लो, लेट्स से अगर वो रेरर से डेंसर में जा रहा होता, तो डेंसर से रेरर में जा रहा होता तो कैसा होता, फिर वो ऐसा होता लाइक दिस वे, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब तुम्हारा जो है दिस इज आई एंड दिस इज आर, तो अब जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता, आर माइनस आई होता है, आर माइनस आई। तो यहाँ आई माइनस आर आ रहा है, इस यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन आर माइनस आई आता, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आ रहा है, तो मॉड ले लेते हैं बेसिकली। तो टेक द मॉड। आर्गुमेंट में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा क्या, मॉड ले लो ना आई माइनस आर, क्योंकि आर माइनस आई भी मतलब अगर आर बड़ा होगा ना तो आर माइनस आई होगा, और आई बड़ा होगा तो आई माइनस आर होगा, मतलब अगर टेंसर से रेयर में जा रहा है, यहाँ पे इधर टेंसर से रेयर में जा रहा है तब तो अवे जाता ना, तो फिर आर माइनस आई जाता, तो मॉड ले लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके, याद रखना इस बात को। ओके, दिस इज वन थिंग, और बाकी तुम आपको मालूम है दैट इज फर्स्ट लॉ। अच्छा ठीक है, आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, दैट इज सी अपॉन वी ना, तो सी अपॉन वी वन, इसमें डेंसर मीडियम में N2 इज इक्वल टू सी अपॉन V2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। अच्छा, बहुत सी बुक में म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, दैट इज C upon V, that is speed of light in vacuum, upon speed of light in medium,
लाइट इन मीडियम, ठीक है। इट इज तो जैसे मतलब मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज कर लो अगर मुझे एयर के लिए चाहिए, लेट्स एयर, तो एयर के लिए क्या होगा 3 into 10⁸ और ये नियर अबाउट 2.99 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 3 डिवाइडेड बाय 2.99 करेंगे तो नियर अबाउट ये आता है, सपोज कर लो एयर के लिए मतलब नियर अबाउट 1 आ जाता है। 3 डिवाइडेड बाय 2.99 तो नियर अबाउट ये 1.003 ऐसे आता है, अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। अच्छा सपोज अगर मुझे वाटर में चाहिए तो वाटर में स्पीड कितना होता है, वाटर में स्पीड कितना होता है, एनीबॉडी हैविंग आइडिया? 2.25 होता है शायद 10⁸ तो ये कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2. दैट इज 1 मिनट 12 बाय कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2.25 डेसिमल हटाएंगे 300 डिवाइडेड बाय 2.25 12 बाय 9 दैट इज 4 बाय 3 आता है, दैट इज इक्वल टू 1.66। जैसे मान लो ग्लास का लेना हो तो ग्लास का आता है लेट्स से 3 into 10⁸, सबका अलग अलग रहता है ना, 2-3 एग्जांपल ले रहे हैं। 2 into 10⁸ होता है तो ग्लास का नियर अबाउट 3.2 होता है या 1.5 ले सकते हैं आप। तो कहने का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इज इट क्लियर? ओके, वापस आते हैं। तो हमने क्या किया, रेयर मीडियम का n1 ले लिया हमने। n1 इज डायग्राम में देखो अब वापस, n1 इज इक्वल टू c अपॉन v1 और n2 ले लिया c अपॉन v2, ठीक है ना। अच्छा स्नेल्स लॉ कैसे लिखते थे आप लोग बॉयज एंड गर्ल्स? हाउ टू राइट द स्नेल्स लॉ? एक मिनट, स्नेल्स लॉ देखो मैं वैसे लिखने का मेथड बता रहा हूं, ध्यान सुनो। जो एंगल होता है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एंगल होता है ना उसके साइन से उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। n1 मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और दूसरा वाला है क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो कैसे लिखेंगे, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, मतलब जिस जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसी के मीडियम के साइन आई से मल्टीप्लाई कर दो या साइन आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, n1 इंटू साइन आई, एक सेकंड, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। देखो ये मेथड कभी रॉन्ग नहीं होता है, वरना क्या होता है ना, फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि n2 अपॉन n1 लिखूं कि n1 अपॉन n2 लिखूं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट क्या करता है, वो ज्यादा उसमें नहीं करता है। जैसे लाइट अगर ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है तो वो क्या करता है, जैसे दिस इज आई, तो वो क्या करता है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, तो क्या करता है n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होती कि n2 ऊपर आएगा n1 नीचे आएगा, ये सब कुछ नहीं प्रॉब्लम होती। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ये हमारा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, या ऐसे लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखते हैं बेटा इसको, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, कैसे लिखते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, 2 आगे लिखते हैं 1 पीछे लिखते हैं क्या? ठीक है, ये कैसे लिखते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैसे लिखते थे हम लोग? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, अरे कोई तो कुछ तो बोलो, कैसे लिखते थे? देखो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में सब अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो माइंड में अपने फिक्स कर दें कैसे लिखना है, दैट्स ऑल। ओके, नाउ तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, हाँ ठीक है चलेगा। अच्छा ये हो गया, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, या आपको मालूम है n1 इज इक्वल टू, n1 की वैल्यू क्या है और n2 की वैल्यू क्या है, दैट इज दिस हियर, n1 इज इक्वल टू c अपॉन v1
एंड N2 इज इक्वल टू C अपॉन V2। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 1 N2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन V2 अपॉन C अपॉन V1। C कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम V1 बाय V2। तो हमें एक और फॉर्मूला मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने लोअर स्टैंडर्ड में 10th में, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये भी फॉर्मूला होता है। अच्छा, अगेन फिर से 1 and 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n लैम्डा। तो V1 इज इक्वल टू N1 लैम्डा n। अच्छा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है। f ले लेते हैं, f लैम्डा। तो f lambda 1 V2 is equal to f lambda 2 when light travels from one transparent medium to another transparent medium, its velocity changes, its wavelength changes, but frequency remain unchanged। frequency change नहीं होती है, frequency source पे डिपेंड करती है, जहां से लाइट आ रही है, आ रही बेटे, वो मीडियम पर थोड़ी डिपेंड करी, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, वो सोर्स पे डिपेंड करता है, तो वो चेंज नहीं होता है। आर यू गेटिंग? बाकी दोनों चेंज हो जाते हैं, वेलोसिटी और वेवलेंथ। हाँ, तो ये हो जाएगा, दैट इज एफ लैम्डा 1, ये हो जाएगा एफ लैम्डा 2, तो फ्रीक्वेंसी विल गो ऑफ, तो इट बिकम लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आ गए, लेट मी समराइज ऑल द फॉर्मूले क्या बने हमारे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। और तो ये हमारा एक समराइज्ड फॉर्मूला हो गया, आप कोई भी पेयर इसमें यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज अ फॉर्मूला यू विल लर्न एंड यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझा क्या? बहुत दिन समझ में आया आप लोग को? Yes, जस्ट sir. देखो, जस्ट जस्ट समझते जाओ, लिखो समझ के लिखना, ठीक है।
Can I scroll it? Sir, please wait. अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C अपॉन V होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है V1/V2 होता है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं क्योंकि डिराइव किया गया है उसको। ये भी फॉर्मूला है तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। Sir, please scroll down. Sir, wait. So for water, it would be 1.33. इसके लिए बेटा वाटर के लिए, Yes, sir. वाटर के लिए 1.66, अच्छा सॉरी 1.3, थैंक यू। Yeah, 4/3 is 1.3। रिमेम्बर दिस वन, ये याद रखना। हाँ, वाटर के लिए 4/3 होता है और ग्लास के लिए 3/2 होता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। एयर के लिए हम 1 ले लेते हैं, मतलब एयर और वैक्यूम दोनों के लिए 1 ले लेते हैं। इसलिए 1.003 होता है, बट हम इसको 1 लेते हैं। एयर मतलब एयर भी रहेगा तो 1 लेंगे उसको, ये ध्यान रखना। Sir, wait. हाँ, Sir, please scroll down. अच्छा, स्टेट बोर्ड में अलग तरीके से लिखते हैं और सीबीएसई में अलग तरीके से लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तुम कोई एक ले लेना, उसमें प्रॉब्लम नहीं, आंसर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ लोग 2 पहले लिखते हैं 1 बाद में लिखते हैं, कुछ लोग 1 पहले लिखते हैं 2 बाद में लिखते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। कोई लोग 1 ऊपर लिखते हैं 2 नीचे लिखते हैं, तो इट्स नॉट एन इश्यू, आंसर करेक्ट आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो वो उसपे ज्यादा आप परेशान मत होइएगा। किसी बुक में अगर 2 पहले लिख दिया 1 बाद में लिख दिया, ठीक है, तो मेमोराइज द कॉन्सेप्ट।
Done, sir. Okay. Sir, please wait. This is the final formula. Memorize this formula. Done, sir. अच्छा, अगर अच्छा ये बात भी आपको मालूम है